हेलो एवरीवन। और आज हम समरी करने जा रहे हैं मार्गरेट एटवुड के मशहूर नॉवल सरफेसिंग की, जो कि 1972 में पब्लिश हुई थी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो कहानी की शुरुआत में नरेटर है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई नाम नहीं दिया गया है पूरी नॉवल में। ये इसे नरेटर या स्पीकर ही बोलते हैं। तो जो नरेटर है वो काफ़ी लंबे समय बाद अपने टाउन जा रही है। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड एना भी है, एना का हस्बैंड डेविड भी है, और हमारी नरेटर का बॉयफ्रेंड जो। ये तीनों जा रहे हैं उसके साथ। दरअसल जो नरेटर है उसके पिता जो हैं वो खो गए हैं, और वो टाउन में जा रही है उन्हें ढूंढने के लिए इस आश में। जो डेविड है और जो है वो एक मूवी बना रहे हैं, इसलिए वो उनके साथ सफर पर आया है नरेटर के साथ। हमारी नरेटर ये सोच रही है कि उसके पिता जिंदा भी है या नहीं। वो जाकर टाउन में पहले पॉल से मिलेगी। पॉल जो कि एक फैमिली फ्रेंड है, उसी ने नरेटर को लेटर लिख के बताया था कि उसके पिता गायब है, मिसिंग है। वो काफी समय से अपने परिवार से दूर थी, क्योंकि उसके परिवार ने उसकी आर्ट प्रोफेसर के साथ जो शादी थी उसे अप्रूव नहीं किया था। इस वजह से वो अलग थी। और जब उसका डिवोर्स हुआ तो इस बात को तो उन्होंने बिल्कुल ही अप्रूव नहीं किया था। अब उसका जो बच्चा है वो उसके एक्स के साथ है, उसके एक्स के साथ रह रहा है। नरेटर याद करती है कि उसकी माँ को दवाइयाँ खाना और डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो वो हमारी नरेटर का फेस तक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। वो अपनी पहली मुलाकात याद करती है जो के साथ। तब वो काफी इमोशनलेस फील करती थी, वो आज भी करती है। अब ये लोग मेन कैरेक्टर के यानी नरेटर के लेक हाउस पर पहुंचते हैं, जो कि एक आइलैंड पर है। वहाँ उस लेक को देखकर नरेटर को याद आता है कि कैसे उसकी भाई की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। उसे बहुत क्लियरली याद है। अब नरेटर को लेक हाउस का घर काफी छोटा सा लग रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ शायद कभी कोई जैसे राई ना हो। वो जानना चाहती है कि उसकी फ्रेंड एना का रिलेशनशिप 9 साल से कैसे चल रहा है, उसके इस हैप्पी रिलेशनशिप का क्या सीक्रेट क्या है। एना उसे बताती है कि रिलेशनशिप में काफ़ी सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सहन करनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। नरेटर बताती है कि कैसे उसके बचपन के सारे फोटोज, पिक्चर्स, डायरीज आज के उसके सेल्फ से बिल्कुल अलग है। वो बचपन में एकदम ग्लैम लाइफ चाहती थी, पर अब वो बिल्कुल डिफरेंट जी रही है। हम ये भी पता करते हैं कि जो हमारी नरेटर है वो एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट है। उसके पुराने आर्ट प्रोफेसर एक्स हस्बैंड ने कहा था कि तुम एक असली आर्टिस्ट नहीं हो और तुम कभी बन भी नहीं सकती, क्योंकि औरतें कभी भी अच्छी आर्टिस्ट नहीं होती हैं। अब नरेटर और उसके दोस्त मिलकर नरेटर के पिता को जंगल में खोजने के लिए जाते हैं। हालांकि कुछ फायदा नहीं होता। नरेटर अपना ये उद्देश्य गिव अप करने के बारे में ही सोच रही है। हमारी नरेटर और उसके दोस्त एक ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ अमेरिकन लोगों से मिलते हैं। हमारी नरेटर बताती है कि पहले वो माना करती थी कि अमेरिका के लोग बहुत अच्छे होते हैं और अमेरिकन बहुत अच्छे होते हैं, पर अब उसे पता चल गया है कि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो लोग वॉर्स को बहुत पसंद करते हैं, और डेविड का भी यही मानना है। असल में ये जो नॉवल है ये वियतनाम वॉर के बाद सेट है। तब बहुत सारे कैनेडियन लोग अमेरिकन से नफरत करने लगे थे। नरेटर को अपने और अपने भाई की कुछ यादें भी याद आती हैं, कैसे उन्हें स्कूल में बुली किया जाता था, क्योंकि उनके गांव में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच लोगों की थी, जबकि वो लोग इंग्लिश लोग थे। उसका भाई एक बार लेक में डूबते डूबते बचा था, तब उसकी माँ ने उसे बचा ही लिया था। आगे नरेटर कहती है कि मुझे जो मेरी मेमोरीज है उन्हें खुद के व्यू पॉइंट से देखना होगा और समझना होगा, ना कि दूसरों ने जो मुझे नरेशन बताया है उससे। ये जो बात कही गई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस कहानी में जो हमारी नरेटर है वो अपनी ही मेमोरीज के साथ जूझ रही है, स्ट्रगल कर रही है पता करने के लिए कि कौन सी मेमोरी राइट है, कौन सी मेमोरी रॉन्ग है। पहले उसने कहा था कि उसका भाई उसके जन्म से पहले ही मर गया था, अब वो कह रही है कि उसका भाई डूब गया था, उन्हें स्कूल में गोली करते थे। तो उसे एक्चुअली क्लियरली कुछ भी याद नहीं है, वो खुद ही स्ट्रगल कर रही है इन सब के बीच में, हम ये देख पा रहे हैं। नरेटर को अपने पिता के रूम में कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं एक पेपर में लिपटी हुई। उसे लगने लगता है कि उसके पिता पागल हो चुके थे और यहाँ पर रहना वो लोगों के लिए सेफ नहीं है। वो खुश है क्योंकि अगले दिन वो यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि डेविड उन्हें इंसिस्ट करता है कि नहीं, थोड़ा और रुकते हैं क्योंकि उसे थोड़ी और शूटिंग करनी है, तो उनका स्टे बढ़ जाता है। अब हमारी जो नरेटर है वो काफ़ी ज़्यादा वरिड है। फिर वो स्विमिंग करने के लिए जाती है। जब वो स्विमिंग करती है तो वो अपने आप को आधा डुबो लेती है, और वो आधा पानी के ऊपर होती है और आधा पानी के नीचे होती है। ये सिंबलाइज करता है कि अब जो हमारी नरेटर है उसकी जो आत्मा है और उसका जो दिमाग है दोनों अलग हो चुके हैं। वो डिफरेंट 2 पर्सन बन चुके हैं, और अब उसकी सेल्फ डिस्कवरी कि वो क्या है
ये चालू हो चुकी है। आगे एक दिन नरेटर और जो एना होते हैं वो बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। एना और उनकी अबॉर्शन पिल्स को लेकर बातें होती हैं और इस पर नरेटर कहती है कि जो अबॉर्शन पिल्स होते हैं वो अननेचुरल से लगते हैं। अब ये सारे के सारे दोस्त ब्लूबेरी पिकिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर जो हमारी मेन कैरेक्टर को यानी नरेटर को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। हमारी नरेटर मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी पहले भी शादी हो चुकी है, मेरा बच्चा भी हो चुका है और वो अपने जीवन में अभी ये सब दोबारा नहीं चाहती। हमें पता चलता है कि हमारी नरेटर की शादी एक पोस्ट ऑफिस में हुई थी और उसे याद नहीं है कि जब उसका बच्चा हुआ था उसका पति वहाँ क्यों नहीं था। उसे डिलीवरी का पेन याद है पर ये याद नहीं कि उसका पति वहाँ क्यों नहीं था। जो बोलता है कि हमारी जो शादी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारी नरेटर बताती है कि जो का दिल तोड़ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है पर वो गुस्से में नहीं है और जो गुस्से में नहीं है उसका दिल तोड़ना मुश्किल है। रास्ते में लौटते वक्त डेविड एना का काफ़ी मजाक बनाता है। एना इस बात से काफ़ी परेशान है और वो बताती है कि डेविड उसका अक्सर ऐसा ही मजाक उड़ाता है और उसके दिमाग के साथ माइंड गेम खेलता रहता है। वो दूसरी लड़कियों के साथ रोमांस करता है ताकि वो उसको जेलस फील करा सके। अब नरेटर को ये लगने लगता है कि एना और डेविड के बीच में भी कुछ भी ठीक नहीं है उनके रिलेशनशिप में। वो चाहती है कि काश उनके बीच में कुछ ठीक होता बट ऐसा नहीं है। हमारी नरेटर रियलाइज़ करती है कि कैसे यंग टाइम में वो ग्लैमर के पीछे पागल थी और उसे लगता है कि ये सब बिल्कुल ही बेतुकापन था और अब जो उसकी सोल है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आधे में कट चुकी है। अब जो पॉल था जो कि इनका फैमिली रिलेटिव था वो आता है। वो अपने साथ एक अमेरिकन आदमी को लेकर आया है जो नरेटर का घर खरीदना चाहता है। नरेटर उसे घर बेचने से मना कर देती है। इस बात से डेविड खुश होता है और कहता है कि अच्छा है, वैसे भी अमेरिकन हमारे सारे लैंड और ज़मीनें खरीदना चाहते हैं और हमारे कनाडा को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद नरेटर का अमेरिकन के प्रति डर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो हमारी नरेटर है वो अपने फादर की अब वसीयत या विल वगैरह कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसे कुछ वो जो पहले वियर्ड पेंटिंग्स मिली थी वो फिर से मिल जाती हैं। अब वो रियलाइज करती है कि उसके फादर ने वो एकेडमिक पर्पस से ड्रॉ की थी, मतलब कि उसके पिता पागल नहीं हुए हैं। तो वो एक्नॉलेज करती है कि प्रॉबेबली उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर वो एकदम से स्तब्ध सी हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है पर फिर उसे लगता है कि ये मे बी कोई क्लूज है उसके पिता तक पहुंचने के और कुछ पजल्स हैं। वो थोड़ी देर उन पर ध्यान देती है और फिर डिसाइड करती है कि उसे व्हाइट बिर्च लेक पर जाना चाहिए। वो अपने दोस्तों को वहाँ की ट्रिप के लिए कन्विंस कर लेती है। ट्रिप पर तूफान आने की वजह से वो एक पोर्ट पर रुकते हैं। वहाँ वो देखती है कि एक जो वल्चर है उसे उल्टा लटकाया गया है और वो मरा हुआ है। उसे लगता है कि ये भी काम पक्का अमेरिकन का ही होगा क्योंकि ऐसे काम तो केवल वही कर सकते हैं। जब वो व्हाइट बिर्च लेक पहुँचते हैं तो वहाँ पे सब लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। अब नरेटर फिशिंग भी नहीं करती क्योंकि उसे अभी एक क्रूल काम लगने लगता है, बहुत ही बुरा काम लगने लगता है। तब वो वहाँ कुछ अमेरिकन से मिलते हैं जो बाद में इवेंचुअली पता चलता है कि कैनेडियंस है। वो कहती है कि तुम लोग फिर भी अमेरिकन ही हो क्योंकि ऐसे क्रूल काम तो केवल अमेरिकन ही कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन होना एक बीमारी की तरह है। वहाँ पर जो पजल सॉल्व करके हमारी नरेटर को लगा था कि कुछ केव्स मिलेंगे, वहाँ शायद उसके पिता मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इस पर डेविड आना से चिढ़ाते हुए कहता है अब केव्स तो मिले नहीं है, तुम नेकेड ही हो जाओ। आना को गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े उतार कर लेक में कूद जाती है और उसका सारा का सारा मेकअप धुल जाता है जो सिंबलाइज करता है कि अब आना बदल चुकी है और वो पहले वाली ट्रॉफी वाइफ नहीं रही। नरेटर कहती है कि उसे डेविड और वो अब सेम लगने लगे हैं क्योंकि दोनों को ही प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। डेविड कहता है कि उसने तो आना की बॉडी से शादी की थी, आखिर आना ने ही तो करवाया था ये सब उसके साथ। नरेटर को लगता है कम से कम डेविड और आना हेट में तो साथ में है। अब हमारी नरेटर जो है वो लेक में कूद जाती है। वो पता करने की कोशिश करी कि इस जगह पर तो केव होने चाहिए थे, शायद उसे कुछ मिल जाए। तभी वहाँ पर वो जो को आते हुए देखती है और अपने नाव के पीछे छिप जाती है। वहाँ छिपने के बाद उसके लिए सामने कुछ धुंधला सा होता है और उसे सीरीज ऑफ रियलाइजेशंस होने लगते हैं। जो डेड बॉडी डूबी हुई थी उसे रियलाइज होता है कि वो कभी भी उसके भाई की नहीं थी, वो उसका बच्चा था। वो शादी और वो हस्बैंड, पोस्ट ऑफिस में हुई वो शादी, वो कभी सच्ची नहीं थी। ना ही उसका कोई पति था, ना ही उसकी कभी शादी हुई थी। वो तो बस अपने आप से इतने समय से झूठ बोल रही थी। और हम रीडर से भी, उसका उसके आर्ट प्रोफेसर के साथ अफेयर था। उस आर्ट प्रोफेसर की पहले से ही शादी हो चुकी थी पर नरेटर उसके साथ प्रेग्नेंट हुई
उसने अबॉर्शन पिल्स लिए और अपने बेबी को अबॉर्ट किया। जो डूबा हुआ था वो उसका भाई नहीं था, वो उसका बेबी था, और वो असल में बेबी भी नहीं था, पर वो बेबी बन सकता था। या काश उसने ये बच्चा किया होता। उसने ये सब झूठ बनाया था ताकि वो अपने मानसिक संतुलन को स्थिर रख सके। वो पानी से उभरती है, सरफेस से, टाइटल यहीं से लिया गया है। वो रियलाइज़ करती है कि उसके पिता ने जो मार्क किए गए प्लेसेस थे वो इसलिए नहीं किए थे कि यहाँ कोई भगवान वगैरह कॉपी नहीं किए थे उसने। उन्होंने बताया था प्लेसेस, उन प्लेसेस को मार्क किया था जहाँ पर ऐसे सच्चे भगवान मिलते हैं, जहाँ आप सेल्फ रियलाइज करने लगते हैं कि आपका सच क्या है। वो अपनी स्वेट शर्ट उतार कर वहीं छोड़कर चली जाती है, भगवान के लिए एक ऑफरिंग के तौर पर। ये जो उसने बिलीव सा कर लिया है कि उसके पिता उसके लिए भगवानों को मार्क कर कर गए हैं, ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा चाहती है किसी चीज़ पर रिलाई करना, अपने डैड पर रिलाई करना। उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। अब वो जो से मिलती है और जो उसे अपनी बोट में ले लेता है। वो नरेटर से सॉरी बोलता है और कहता है कि अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना। नरेटर को अच्छा लगता है ये सब सुन के, कोई उससे पूछ रहा है कि वो कैसी है और सब ठीक है कि नहीं। वो मेन कैरेक्टर के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, मेन कैरेक्टर मना कर देती है क्योंकि ऐसा हुआ तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और वो ये सब नहीं चाहती। वो कहती है कि जो भी उन्हीं लोगों में से है, यानी कि किलर्स, अबॉर्शनर्स, और वो वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर वापस आती है। तभी वहाँ डेविड आता है और हमारी नरेटर को सड्यूस करने की कोशिश करता है। इस पर नरेटर रियलाइज करती है कि डेविड कौन है। डेविड एक अमेरिकन है। उसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलबी और गंदे काइंड का इंसान है। उसे याद है कि उसकी मदर कॉफिन से कितना नफरत करती थी और वो नेचर में मरना चाहती थी। हमारी नरेटर रियलाइज करती है कि उसे उसकी मदर का गिफ्ट ढूंढना होगा, क्योंकि उसके पिता का गिफ्ट उसके लिए काफ़ी नहीं है। वो अपनी पुरानी स्क्रैप बुक में एक पिक्चर देखती है जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है और साथ में एक आदमी होता है जिसके सींग है और एक टेल भी है। यही पक्का उसकी मदर का गिफ्ट होगा। अब नॉवल में ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि उसे ऐसा क्यों लगता है और वो ये आइडिया कहाँ से पाल लेती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और डेविड आता है और बताता है कि उन्होंने तुम्हारे पिता को ढूंढ लिया है। तुम्हारे पिता को एक स्कुल फ्रैक्चर हुआ था, यानी कि दिमाग की चोट लगी थी। उसके बाद वो लेक में डूबकर मर गए। ये बात पहला स्टेप बनता है आगे जो कुछ भी होने वाला है हमारी नरेटर के साथ, उसकी हम कह सकते हैं सेल्फ अवेकनिंग या फिर उसके पागलपन की शुरुआत का। उसे फील होता है कि सब लोग एकदम मेटल के जैसे हैं उसे छोड़कर, यानी कि उसे बाकी सब लोग बहुत ही अमेरिकन यानी कि फॉल्स नजर आ रहे हैं। तभी जो वहाँ पर आता है और मेन कैरेक्टर को, हमारी नरेटर को कंफर्ट करता है। वो दोनों साथ में सेक्स करते हैं। मेन कैरेक्टर विश करती है कि काश वो प्रेग्नेंट हो जाए और इस पर वो किसी को नहीं बताएगी ताकि कोई उसका अबॉर्शन ना करा दे। उसे लगने लगता है कि उसका पुराना बच्चा, उसका अजन्मा बच्चा उसे माफ कर रहा है। अब नरेटर को ये भी लगने लगा है कि ये जो आना है ये बेसिकली औरतों को सिंबलाइज कर रही है, जिन्हें ना तो रोने की आज़ादी है, ना कुछ कहने की आज़ादी है, ना बच्चों को जन्म देने की आज़ादी है। उसे गुस्सा आने लगता है और वो डेविड और जो का जिसमें वो फिल्म शूट कर रहे थे उस कैमरा को तोड़ देती है आना को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उनके जाने का दिन हो गया है और हमारी नरेटर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो छिप जाती है और बाकी के लोग चले जाते हैं। अब वो वहाँ अकेली होती है। वो कैबिन के कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर जाती है। वो वहाँ आराम करती है। वो थकी हुई है, वो मेंटली ब्रोकन है। वो चीखती है, चिल्लाती है, वो रोती है, वो बाहर आती है, वो गार्डन में रोती है, चीखती है। वो अपने माँ बाप को ब्लेम करती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए। ये केवल उसका दुख नहीं दर्शाता है, ये उस बच्चे का दुख भी दर्शाता है जिसे उसने छोड़ दिया था, यानी कि अबॉर्ट कर दिया था। वो मेंटली इस कदर ब्रोकन है, फिर भी वो डरी हुई नहीं है। अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही है। अगली सुबह जब वो उठती है तब वो अपने बालों को कोम करती है, काटती है, और वो जब बाल काट रही होती है उसे थोड़ा सा डर महसूस होता है। वो रियलाइज़ करती है कि वो ये सब चीज़ें और नहीं कर सकती। वो शीशे में देखती है और बहुत ही डरा हुआ महसूस करती है, ना कि पावरफुल। उसे लगता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ें अब उसे छोड़नी होंगी। वो अपनी रिंग को, ब्रशेस को, अपने आर्ट वर्क्स को, सब चीज़ों को जला देती है। वो लेक पर जाती है और अपनी फेक बॉडी उतार देती है, यानी अपने सारे कपड़े उतार देती है, और वो ओशन में जाती है। और उसने अब अपने आप को प्री बर्थ स्टेट तक रिड्यूस कर लिया, यानी कि जैसे हमारा जन्म होता है, हम कुछ भी ना पहने हैं, ना हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वो गार्डन में जाती है, जैसे कि एक रैबिट बरो बनाता है वैसे ही एक बरो बनाती है, उसमें रहती है, जो नेचर से उसे मिलता है उसे खा लेती है। वो बरो से बाहर निकलती है, उसे ब्लू जेज बर्ड्स
की आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपनी माँ का एक विज़न दिखाई देता है उन चिड़ियाओं के बीच में। वो जाती है, उस विज़न को छूने की कोशिश करती है, पर बर्ड्स जो होती हैं वो उड़ जाती हैं आसमान में। वो महसूस करती है कि उसकी माँ का जो सपना था नेचर के करीब रहने का, वो शायद पूरा हो चुका है और अब वो नेचर में से एक बन चुकी हैं। अगले दिन वो महसूस करती है कि उसने उसके पिता को देखा है और वो महसूस ये भी करती है कि उसको स्वीकार करना होगा कि अब उसके पिता बदल चुके हैं। अब तक तो वो सच से भाग रही थी, पर अब वो सच को स्वीकार कर लेना चाहती है। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि वो प्रोग्रेस कर रही है, वो धीमे धीमे ठीक हो रही है। वो देखती है कि एक रियल फिश, यानी कि एक फिश थी, वो एक आर्टिफिशियल पेंटिंग में बदल गई और फिर उसे दिखाई देता है कि वो फिश जो आर्टिफिशियल पेंटिंग में बदल गई थी वो फिर से रियल फिश बन गई है। ये एक सिंबलाइजेशन है यहाँ पर जो कि दिखाता है कि हमारी जो नरेटर है वो पहले रियल थी, जीवित थी, उसके बाद वो काफ़ी फेक हो गई, आर्टिफिशियल हो गई और अब वो वापस से हील कर, इसीलिए वो वापस से जीवंत हो उठी है, हो सकती है। उससे अपने माता पिता का एक सपना आता है कि वो एक बोट पर हैं और वो जहाँ थे वहाँ से चले गए हैं। अब वो काफ़ी पीस महसूस कर रही होती है और वो सोचती है कि अब वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। अब वो केबिन में जाती है और अपना खाना खा लेती है। अब उसकी सरफेसिंग की जर्नी चालू हो चुकी है। अब वो रियलाइज़ करती है कि उसका जो एक्स हस्बैंड था वो कोई ईविल आदमी नहीं था, वो बस एक आदमी था, ठीक आदमी था। अब वो अपने अंदर एक पावर महसूस करती है और ये पहले वाली फेक पावर की तरह नहीं है जब वो गॉड्स पर रिलाय थी, वो सच में भी ताकतवर महसूस कर रही है। ये पावर उसे इस बात से रियलाइज़ हुई है कि हर इंसान के पास एक चॉइस होती है। जब उसने अबॉर्शन किया तो वो भी उसकी चॉइस थी, कोई उसे ज़बरदस्ती ये नहीं करा सकता था। वो सोचती है कि अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकती है, एक सिविलाइज्ड लाइफ जी सकती है उसके खुद के लिए, और वो जो बच्चा उसको महसूस हो रहा है अपने अंदर उसके लिए वो वापस जाती है। वो जो मिरर उसने उल्टा करके रख दिया होता है, मिरर को सीधा करती है, वो उसमें झांक कर देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ना तो वो कोई जानवर है, ना ही वो कोई इंसान है, वो तो बस एक औरत है, एक विमेन है जो ना तो मॉडल के जैसे दिखती है, ना ज़्यादा फैंसी है। वो एक औरत है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, अभी चेहरा काफ़ी गंदा दिख रहा है और वो इस बात से खुश है। वो रियलाइज़ करती है कि ना तो वो प्योरली इनोसेंट है और उसने दूसरों को भी विक्टिम बनाया है, वो खुद भी विक्टिम रही है और दूसरों को भी बनाया है। उसके पास भी पावर थी, बिल्कुल वीक है या उसमें पावर नहीं है, ये सब चीज़ों का एक्ट करती रही कई समय तक कि ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, क्योंकि वो उसे लेने से डरती थी। वो रियलाइज़ करती है कि अगर कोई चीज़ को बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है और अगर बिगाड़ सकता है तो बना भी सकता है। ये पावर तो सबके पास ही होती है। इसके बाद वो नहाने जाती है, साफ कपड़े पहनती है, गार्डन में घूमती है, तभी उसे एक बोट दिखाई देती है जिस पर पॉल और जो बैठे हुए हैं। अब वो सोच रही है कि जो कोई बुरा अमेरिकन आदमी नहीं था जैसा उसे लग रहा था, वो बस एक आदमी था और मेरे पास एक चॉइस है कि मैं उसे शादी के लिए हाँ बोल दूँ या ना बोल दूँ या कुछ भी ना करूँ। मैं वैसे भी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हूँ, मैं अभी भी इसके साथ भी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। और ये कहानी तब ख़त्म होती है जब जो हमारी नरेटर को आवाज़ लगाता है और वो पेड़ों के पीछे से खड़े होकर जो को देखती है और सोचती है कि वो जो के पास जाए या ना जाए। तो ये थी समरी ऑफ सरफेसिंग। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन कर मुझे ज़रूर पूछें और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।